नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई आज इस वीडियो की श्रृंखला में आपके लिए अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं उसकी सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा इस चीज को, यहां पर क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन की मैं सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है या कैसी है। ऑप्शन में आपको दे रखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हुआ करते हैं। कितने? तो आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था जो है, इस अर्थव्यवस्था के तीन इस प्रकार हुआ करते हैं। और इन तीन प्रकारों में आपको पता है कि एक प्रकार जो है उसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह देते हैं। इसके अलावा एक होता है जिसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और एक अर्थव्यवस्था का प्रकार जो है ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संकल्पना देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है, इनके द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट डॉक्टर कीन्स के द्वारा दिया गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपसे क्या कहती है कि जब उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और सरकार केवल और केवल नीति नियामक की भूमिका में होती है, तो उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यूएसए की इकोनॉमी, यूएसए की अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो वो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार की है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो इसका कॉन्सेप्ट आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपसे कहती है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर जब सरकार का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति की उसमें किसी प्रकार की कोई अधिकार आपकी भागीदारी नहीं पाई जाती, तो उस अर्थव्यवस्था के प्रकार को आप समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए पूर्व सोवियत संघ, मतलब पूर्व यूएसएसआर जो था, उसकी अर्थव्यवस्था का प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार का था। और इसी के बाद एक अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट और निकल कर आया जिसे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब उत्पादन के साधनों पर जहां आवश्यक होगा वहां सरकारी क्षेत्र का और जहां आवश्यक होगा वहां निजी क्षेत्र का अधिकार यदि पाया जाता है, तो अर्थव्यवस्था के उस प्रकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और आपको याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। ठीक है, यहां पर आप एक चीज पर गौर करिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तीन क्षेत्र आपको दिए गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप कृषि को रखते हैं। कृषि के अलावा इसी के अंतर्गत आप मत्स्य पालन को भी रखते हैं। ठीक है, कृषि, मत्स्य पालन इत्यादि जो है ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपके उद्योग धंधे या निर्माण और विनिर्माण से जुड़े हुए जो आपके क्षेत्र है वो आपके द्वितीय क्षेत्र में रखे आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सेवा उद्योग को रखा जाता है। और वर्तमान में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे ज्यादा योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो आपका तृतीय क्षेत्र है। क्या? तृतीय क्षेत्र जो है वो आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने का कार्य करता है। तीनों को ऐसे भी याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है,
है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किस किस को रखा जाता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किस किस क्षेत्र को रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में सर्वाधिक मात्रा में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे आप संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जब अर्थव्यवस्था का आकार ही उतना बड़ा ना हो कि संपूर्ण जनसंख्या को वहां पर नौकरी प्रदान किया सके, संपूर्ण जनसंख्या को वहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, तो उस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल किसको बोलते हैं, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें कुछ समय तक आपको कार्य रहे। ठीक है, कुछ समय तक आपके पास कार्य रहा, फिर एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को पकड़ने तक। ठीक है, एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को पकड़ने तक के बीच में जो व्यक्ति बेरोजगार रहता है उस बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर की बात करूं, तो क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि व्यक्ति को कुछ समय काम मिले फिर छूट जाए, फिर काम मिले फिर छूट जाए, तो वो किस प्रकार की बेरोजगारी हो जाएगी, तो वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक, चलिए इसके अलावा यहां पर देखिएगा बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किसके द्वारा किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है भारत में NSSO है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है भाई, इसकी जगह पर याद रखिएगा पहले यहां पर ऑर्गेनाइजेशन शब्द हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब ये क्या हो गया, ऑफिस हो गया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम जो है वो क्या हो चुका है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से आज इसे जाना जाता है। NSSO आपके यहां पर वो संस्था है जिसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको प्रकाशित करने का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है ना, भारत का इथोपिया। याद रखिएगा ये किसके आधार पर है, तो ये बेसिकली HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसके आधार पर है कि भारत का इथोपिया इनमें से किस प्रदेश को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य जो है उसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। कारण क्या है, अत्यधिक कुपोषण के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसे देने का काम पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो है उनके द्वारा HDI की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। HDI को कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा, जिसे आप लोग लाइफ एक्सेप्टेंसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाता है शिक्षा का स्तर यानी एजुकेशन। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहां पर जो ध्यान रखना होता है वो आपको रखना होता है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, है ना। इन तीनों के आधार पर HDI को कैलकुलेट किया जाता है। ये तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। देने वाले कौन थे, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। और इसे जारी करने का कार्य कौन करता है, तो इसे जारी करने का कार्य यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा आपके HDI को जारी किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके HDI को जारी कौन करता है, तो आपको याद रखना है UNDP के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है ना। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण यदि कर दिया जाए, मतलब क्या हुआ, जब किसी देश के द्वारा अपने यहां पर घरेलू अर्थव्यवस्था को अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति को आप लोग ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। हमारे यहां पर आपको पता है LPG, ठीक है, यह थ्योरी लागू की गई थी। L से क्या बनता है, तो लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण कहा जाता है। P
P से क्या बनता है? प्राइवेटाइजेशन, जिसे आप लोग निजीकरण के नाम से जानते हैं, और G से बनता है ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप लोग वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? कि जब किसी देश के द्वारा अपने यहां पर आर्थिक नियमों को विदेशियों के लिए सरल बना दिया जाता है तो उस स्थिति को लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का मतलब क्या होता है? जब सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी को, सरकारी क्षेत्र के किसी कार्य को यदि निजी व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाता है तो वो बन जाता है प्राइवेटाइजेशन। और जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ने का कार्य किया जाता है तो वो स्थिति बन जाती है ग्लोबलाइजेशन। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेसम का नियम बताएं, है ना। ग्रेसम का नियम क्या है? सबसे पहले तो ये जाने रहिएगा। ग्रेसम ने कहा था बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ना। क्या कहा था ग्रेसम ने? ग्रेसम ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूं कि मान लीजिए आपके पर्स में अगर मैं कहूं कि 10-10 के 4 नोट है और आपको कहीं पर मान लीजिए उसमें से 20 रुपए खर्च करने होते हैं, तो हमारी एक आम मेंटेलिटी पाई जाती है कि जो अच्छे नोट होते हैं, जिनकी स्थिति अच्छी होती है, जो करारे नोट होते हैं, हम उनको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। जो नोट थोड़ी खराब स्थिति में आ चुका है, फट चुका है, गल चुका है, हम उस नोट को सबसे पहले खर्च करने का कार्य करते हैं। और इसी वजह से होता क्या है कि ग्रेसम के द्वारा एक लाइन कही गई कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ग्रेसम का नियम किससे जुड़ा हुआ है? मुद्रा के चलन के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा के 3 कार्य हुआ करते हैं। पहला कार्य होता है मूल्य मापन, है ना। दूसरा कार्य होता है मूल्य हस्तांतरण और तीसरा कार्य होता है मूल्य संचय, यानी मूल्य का स्थिरीकरण। ये आपकी मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का संचय, ये तीनों ही मुद्रा के कार्य होते हैं। मुद्रा के माध्यम से आप किसी भी वस्तु का मूल्य लगा सकते हैं। मुद्रा को आप एक दूसरे को लेन देन में प्रयोग कर सकते हैं और मूल्य को, यानी वैल्यू को आप अपने पास क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ये होते हैं मुद्रा के 3 कार्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या किस समय से किस समय तक है? तो आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष प्रारंभ होता है वो आपका 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून को समाप्त होता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून, ये है आपके आरबीआई का वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने का कार्य किया था और उसी आधार पर राष्ट्रीय आय को निकालने का कार्य किया था। यहां पर एक चीज पर गौर करें, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे धन के निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे धन के निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को आप ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या फिर आपके धन का निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोगों को याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय धन को किस प्रकार से अपने यहां पर ले जाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदू वृद्धि दर इनमें से किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है प्रोफेसर राजकृष्ण। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण या प्रोफेसर राजकृष्ण जो है, इनके द्वारा हिंदी वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट दिया गया था और इन्होंने ये बताया था कि आपके स्टार्टिंग में 1950 से लेकर 80 के बीच के जो दशक थे वहां पर बेसिकली जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर रही थी वो कुछ इस प्रकार की रही थी, जो आपके यहां पर हिंदू
है ना, एक विशेष समुदाय के नाम से जोड़ दिया, लेकिन समुदाय के साथ में जोड़कर मत रखिएगा। हिंदू वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किस चीज से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है ना। 1950 से 80 तक की वृद्धि दर को दिखाने के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग राजकृष्णा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग को आप लोग हिंदी में नाम देते हो, इसको कहते हैं अंतरपणन व्यापार। अंतरपणन व्यापार कैसा व्यापार होता है कि जब शेयर मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट में अगर इलीगल तरीके से शेयर का अगर खरीद बिक्री की जाती है, यानी अवैध रूप से शेयर की खरीद बिक्री करने का कार्य किया जाता है, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो अवैध है। ठीक है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है, ग्रेट ब्रिटेन से मानी जाती है। जेम्स वाट के द्वारा जब भाप का इंजन बनाया गया था, तो उसी समय से आपके पहली औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग आपके ब्रिटेन, यूरोप से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के सचिव पर, है ना। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी के सारे नोटों पर आपके आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर आपको 5 योजनाएं दे रखी हैं और उनका उद्देश्य दे रखा है, आपको इन्हें आपस में मैच करना है। तो जल्दी से देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी, ये 1951 से लेकर 56 तक चली थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था, तो प्रथम योजना का उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम योजना का उद्देश्य रखा गया था कि कृषि और सिंचाई सुविधा का विकास, कृषि और सिंचाई सुविधा का विकास। उसके अलावा आपके यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह भी 1952 में प्रारंभ किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आप बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था, यह रखा गया था कि कृषि और सिंचाई सुविधा, कृषि और सिंचाई सुविधा का विकास। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रथम योजना जो थी, इस प्रथम योजना का मॉडल कौन सा था, तो ये हेराट डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। और आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपके यहां पर 3 बड़े बांधों का निर्माण हुआ था, BDH करके आपको याद रखना है। पहला बी से हो जाएगा भाखड़ा नांगल, डी से हो जाएगा दामोदर घाटी और एच से हो जाएगा हीराकुंड, है ना। तो भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी और आपका हीराकुंड बांध जो था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बना था। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य रखा गया था तीव्र उद्योगीकरण, मतलब उद्योगों का तीव्र विकास। ठीक है, उद्योगों का तीव्र विकास रखा गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था, तो आपको याद रखना है PC महालनोबिस मॉडल रखा गया था। क्या रखा गया था, PC महालनोबिस मॉडल इसके लिए रखा गया था। ठीक है भाई, अब आइएगा तीसरे पर, है ना। एक और चीज याद कर लीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके यहां पर 3 बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ था। और 3 कारखाने कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है, इनको आप BDR करके याद कर सकते हो। मतलब इनको आप भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो हैं, इन तीनों बड़े बड़े कारखानों का निर्माण जो हुआ था, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका टाइमिंग जो था, क्योंकि 1951 से 56 तक प्रथम हो गई, 1956 से 61 तक कौन सी हो जाएगी, दूसरी। तृतीय योजना की बात करूं तो आपको याद रखना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था 1961 से 66 के बीच में था, है ना। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तो इसका उद्देश्य रखा गया था स्वतः स्फूर्त। ठीक है, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। स्वतः स्फूर्त का मतलब होता सेल्फ रिलायंट,
ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना है, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आधारभूत उद्योगों के प्रसार पर जोर दिया गया था। अगर मैं तथ्य पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो आपको पता है 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में आपका जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। यह योजना क्या हुई थी, फेल हो गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका उद्देश्य रखा गया था स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास यह आपका उद्देश्य रखा गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, जिसकी टाइमिंग थी 1969 से लेकर 74। अब आप कहोगे सर ये 66 से लेकर 69 के बीच में क्या हुआ था, तो आपको पता है कि चीन के साथ 1962 में युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भारतीय जो खजाना था वो भारतीय खजाना बहुत बुरी स्थिति में चला गया था। उसकी वजह से 1966 से लेकर 1969 के बीच में योजना अवकाश घोषित किया गया था, प्लान हॉलिडे घोषित किया गया था। योजना अवकाश क्या होता है, तो ऐसा समय जिसमें कोई पंचवर्षीय योजना ना लागू रही हो उस समय को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो 1966 से लेकर 69 के बीच में क्या रहा था, क्या योजना अवकाश रहा था। और इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपके 1974 से लेकर 79 के समय के लिए थी। और आपको याद रखना है यहां पर प्रमुख उद्देश्य जो रखा गया था वो रखा गया था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन यहां पर आपके प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। यानी सीधी सी बात क्या हुई, आंसर क्या बन गया, तो आंसर इसका बन जाएगा ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ठीक है। इसके बाद तीसरे का सी का 3 और डी का 5, सी का 3 डी का 5, आंसर हो जाएगा भाई डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। यहां पर भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्वेश्चन को, ऊपर आप करने से फायदा नहीं। आप याद रखिए मैंने यहां पर मैच कर दिया, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। सबको पता होगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे। इसके अलावा यहां पर देखिएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। नीली क्रांति की बात करूं तो ये मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से। और भूरी क्रांति हो जाएगी उर्वरक उत्पादन। यानी क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3 सी का 2 है ना, और डी का 4, यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी अभी बता के आया था किसकी किताब है, दादाभाई नौरोजी की किताब है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन चेलैया समिति किससे संबंधित है। चेलैया समिति की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से चेलैया समिति का गठन किया गया था। भाई ये आपके इकोनॉमी के, भारतीय अर्थव्यवस्था के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यहां पर पूछे आ सकते हैं, ठीक है भाई। जिन लोगों को भी यहां पर देख लीजिएगा स्टैटिक जीके का क्रैश कोर्स आपके लिए चल रहा है, कीमत एकमात्र 199 रुपए इसकी कर दी गई है, जिससे आप अपनी तैयारी को धार दे सकें। 1000 क्वेश्चन का पूरा सेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई मैथ्स का क्रैश कोर्स आपके लिए चल ही रहा है केवल 399 रुपए में। इसके अलावा रीजनिंग का क्रैश कोर्स भी यहां पर उपलब्ध है केवल और केवल 299 रुपए में। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए जिन लोगों का मैथमेटिक्स कमजोर है, मैथमेटिक्स को हुआ मानकर चलते हैं, उनके लिए मैथ्स का बाप कोर्स राहुल देसवाल सर के द्वारा चलाया जा रहा है मात्र और मात्र 1499 रुपए में। आप इस कोर्स को भी जाकर ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।